नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले की है। बुलंदशहर में एक कस्बा है सलेमपुर और एक गांव है शिकारपुर। शिकारपुर में 4 मई 2026 को जो गांव का कब्रिस्तान है उसके उनमें कब्रिस्तान में आपने देखा होगा कि ढेर सारे बड़े पेड़, पुराने पेड़ और नया पौधारोपण किया जाता है। जगह जगह पर कब्रिस्तान में आपको पेड़ दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक व्यक्ति लटका हुआ दिखाई पड़ा। गांव वालों की नज़र पड़ी। सवेरे सवेरे लोगों ने जाकर वहां देखा तो पता लगा ये गांव का ही सईद है जिसकी उम्र 65 साल है। पुलिस को इत्तला हुई। पुलिस फौरन मौके पर आई। फंदे सहित उसको ज़मीन पर उतारा गया। उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जो उसका काम है उसको नीचे उतारा, पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद उसकी जांच पड़ताल शुरू हुई कि आखिरकार ये आत्महत्या आत्महत्या तो बहुत सामान्य सी बात है। आत्महत्या पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही डिटेल एपिसोड बना चुका हूँ, बता चुका हूँ। 50वां या 100वां एपिसोड है जो मेरी एसएसपी लखनऊ होने की या तैनाती के दरमियान जो आत्महत्याएं हुई थी उनके बारे में था। और उसमें मैंने उसकी एक डिटेल स्टडी कराई थी जिला सांख्यिकी अधिकारी से। असल में ये आत्महत्या क्राइम की श्रेणी में आता नहीं, इस वजह से उसका रिव्यू नहीं होता। जो नक्शा मंथली या फोर्टनाइटली बनाया जाता है थाने का, थाने के अपराध के बारे में, कितने लूट हुए, कितनी डकैती हुई, कितनी हत्याएं हुई और किस इस तरह के आर्थिक अपराध इस तरह के बनाए जाते हैं। लेकिन आत्महत्या का कोई कॉलम पुलिस में नहीं होता कि आपके थाना क्षेत्र में इस महीने में कितनी आत्महत्याएं हुई या किस कारण से हुई। ये बहुत दिन से मेरे मन में एक बातें खचोटती थी। तो जब मैं पहले ज़िले अपने रायबरेली में पोस्ट हुआ तो इसमें एक फॉर्मेट छपवाया मैंने, सभी थानों को भिजवाया कि जो भी सब इंस्पेक्टर आत्महत्या के मौके पर जाएंगे, पंचायतनामा भरेंगे, परिवार के सब लोग उस समय मौजूद होते हैं, उनसे पूछ के तमाम 10-20 बिंदुओं पर वो सूचनाएं ले लिया करें। और फिर यही मैंने अलग अलग ज़िलों में करने के बाद लखनऊ में जब ये किया तो साल भर में करीब 300 आत्महत्याएं रिकॉर्ड हुई जो जिनके बारे में हमें थानों से सूचना प्राप्त हुई थी। जिला सांख्यिकी अधिकारी जो लखनऊ में थे, हमने उनको वो आंकड़े दिए जिसमें उम्र, शिक्षा, शहर की है कि गांव की है, और सबसे इम्पोर्टेंट था आत्महत्या करने का तरीका। फंदे से लटक कर हुई है, रेलवे ट्रैक पर हुई है, कुएं में छलांग लगाकर हुई है, तालाब में छलांग लगाकर हुई है, नदी में ऊपर से छलांग लगाई गई है, खुद को केरोसिन ऑयल डालकर जलाया गया है। ये जो अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें भी सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा जो तरीका आया वो फांसी लगाकर आत्महत्या करने का तरीका ही सबसे करीब करीब 65% आत्महत्याएं फंदा लगाकर की गई थी। जबकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के उस समय के जो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, मैंने उसमें जिक्र किया है उनका अपने एपिसोड में, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा साहब जो फांसी लगाकर आत्महत्या होती है वो सबसे कष्टकारी होती है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उस आदमी को, अकेले का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। दुपट्टे से करें, रस्सी से करें, साड़ी से करें, किस चीज़ से, लड़का अगर है तो वो किस तरह की रस्सी से करे, नायलॉन की रस्सी कहीं टूट तो नहीं जाएगी। इस तरह के तमाम द्वंद्व उनके दिमाग में चलते रहते हैं। फिर जो सुनी सुनाई बात है कि साहब पहले नीचे कुछ खड़े होने के लिए रखा जाए, उसके बाद उसको ऊपर जिससे लटकना है उसमें बांधा जाए, फिर जब मानसिक रूप से तैयार हो जाए तो नीचे वाले उस स्टूल को, कुर्सी को या जो कुछ भी उसने रखा है उसको पैर से गिराया जाए और फांसी पर लटक दिया जाए। इसके सापेक्ष बाकी सब वो तात्कालिक होती हैं। किसी से नाराज़ होकर नदी में कूद जाना, किसी से नाराज़ होकर रेलवे ट्रैक पर चला जाना, और वो सेकंड्स में वो उसकी यही लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन
फंदा लगाकर आत्महत्या करने पर बहुत ये सब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी होता है और महीनों इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। चूँकि पुलिस के लिए ये बहुत आवश्यक नहीं है कि ये क्या कारण था, कैसा था, अनलेस या जब तक कि कोई सुसाइड नोट न मिले और उसमें किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया हो, तो पुलिस सामान्य रूप से चली जाती है, पंचायतनामा भरती है, पोस्टमार्टम करा देती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और सारा कागज दाखिल दफ्तर हो जाता है। तो वो जब स्टडी की तो उसमें ये पता लगा कि सबसे जो कष्टदायी तरीका है फांसी लगाकर आत्महत्या करना, वो सबसे ज़्यादा है। अलग अलग मौसम में कितनी हुई हैं, जैसे महीनों में उसमें दिया था कि मार्च में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई लखनऊ जैसे बड़े ज़िले में, और बड़ा सैंपल सर्वे था करीब 300 लोगों की आत्महत्याओं का। तो बहरहाल लोग यहाँ पर गए तो सईद को उतारा गया, पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी भेजी गई। फिर उसके बारे में जो लोग बताते हैं वो, क्योंकि पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच नहीं होता उसमें कि हो गया तो हो गया, लोगों ने कहा साहब आत्महत्या कर ली, बात खत्म हो गई, जब तक कि उसमें ये शंका न हो कि आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है, पुलिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेती नहीं है। तो खैर लोगों ने ये बताया कि साहब 5 साल पहले 2 मार्च 2021 को सईद ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सर पर हथौड़ा मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, मतलब अपने हिसाब से मार ही दिया था। उस समय ऐसा किया था जब वो सो रही थी। उसमें उसकी पत्नी शकीला 50 साल उम्र थी, वो उसकी मौत हो गई। दूसरा रजिया जो 20 साल की थी, उसकी मौत हो गई। तीसरी शबाना जो 15 साल की थी, उसकी मौत हो गई। उसकी 18 साल की लड़की सुल्ताना, वो भी ठीक उसी तरह से हथौड़ा उसके सर पे मारा गया था, लेकिन उसे हायर सेंटर रेफ़र किया गया, मेरठ भेजा गया और डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। वो जैसे यूँ कहते हैं ना कि वो ऊपर वाले ने ही उसकी जान बचाई। जबकि सईद को शक अपनी 2 बेटियों, यानी बड़ी वाली जो बच गई सुल्ताना और उससे ठीक छोटी वाली रजिया जो 20 साल की थी, सबसे बड़ी रजिया 20 साल की थी, सुल्ताना 18 साल की थी और शबाना 15 की थी। तो इन बेटियों के और अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के आधार पर उसने तीनों को सोते समय मार डालने की कोशिश की, चारों को, मतलब एक उसमें से बच गई। बाद में गवाही हुई, सईद जेल चला गया। 3.5 साल बाद उसकी ज़मानत हुई। ज़मानत पर घर आया, खोया खोया सा रहने लगा, ज़्यादातर समय मस्जिदों में बिताने लगा, लोगों से बात करने में कतराने लगा, जैसे वो कहते हैं ना एकाकी सा जीवन जीने लगा। लेकिन फब्तियाँ कसने वाले जहाँ देख लेते थे वहीं उसको उस पर फब्तियाँ कसते थे। और इसी ग्लानि में, या हो सकता है कि इस दौरान में 1.5 साल में उसे ये एहसास हो कि उसने जो भी शक किया था वो गलत था, उसका शक बिल्कुल गलत था और उसने अपना ही परिवार अपने हाथों से नष्ट कर दिया। और इसी आत्मग्लानि की वजह से सईद ने कब्रिस्तान में, वहाँ पर जहाँ उसकी पत्नी और बच्चियों के शव दफन हुए थे, वहीं पास के एक पेड़ में खुद भी पेड़ से फंदा बनाकर लटक कर और अपनी जान दे दी। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर उस समय क्यों हत्या की, आखिर खुद आत्महत्या क्यों की, उस समय हत्या की। और ज़्यादातर लोगों के, बहुत से मैंने आपको भी जो लेटेस्ट एपिसोड बताए हैं, जैसे देवर ने भाभी की हत्या की, टांग तक काट दी, लेकिन भागा नहीं, वो भाभी की लाश के पास बैठकर रोता रहा, यानी उसे अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। कई एक अपराध की घटनाओं में मैंने बताया कि मारा और मारने के बाद वो लाश के पास बैठकर रोता रहा, अपनी गलतियों को दोहराता रहा कि मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन सईद ने ऐसा नहीं किया। उसने पूरा अपना बचाव किया, कोर्ट में, कचहरी में, ज़मानत के लिए बराबर अपने लोगों से संपर्क करके प्रार्थना पत्र दिया, ज़मानत देकर बाहर आया। लेकिन जब उसे समाज का सामना करना पड़ा, जब उसे लोगों की बातें सुननी पड़ी, जब वो घर में जाता था और घर खाली रहता था, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ
और तब उसने आत्महत्या कर ली। जैसा मैंने बताया कि पुलिस ने इसमें कोई मुकदमा इस तरह का लिखा नहीं, कोई और बात इसमें हुई नहीं, और इसलिए फाइल में कुछ था नहीं, फाइल दाखिल दफ्तर हो गई। लेकिन मनोविज्ञान को समझने के लिए ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 3.5 साल बाद जेल में रहा। जब इसने अपनी पत्नी और बच्चियों की हत्या की थी तब ये खबरों में बना रहा, सुर्खियों में बना रहा। पूरा इलाका, पूरा ज़िला ये जानता था कि एक बाप ने केवल शक के आधार पर अपनी पत्नी और बच्चियों को मार डाला है। कोतवाली के जो प्रभारी निरीक्षक हैं यज्ञदत्त शर्मा ने, उन्होंने भी ये बताया है कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। थाने पर मृतक की तरफ से किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभारी निरीक्षक ने ये भी कहा कि अगर कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज की घटना देखिए, शक लाइलाज मर्ज है। मैंने आपको कई घटनाओं में ये बताया है कि शक का कोई इलाज नहीं है। केवल संवाद हो सकता है, केवल साक्ष्य आप इकट्ठा करिए जो शक है आपके पास, केवल कन्फ्रंट करिए जिस बात पर आपको शक है और जिस पर शक है उसे कन्फ्रंट करिए, सच्चाई पता लगाने की कोशिश करिए। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। बस अगर शक हो गया तो हो गया, वो कीड़ा अगर दिमाग में घुस गया तो घुस गया, उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है कि शक आपकी मुक्ति का बाधक है। आप अगर शक में पड़े रहेंगे तो आप कभी भी, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। और ये जब तक आपके मन में शक बना रहेगा, जब तक आप उस शक का निवारण नहीं करेंगे, आप इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन ये है कि ये तो सब कबीरदास जी ने, रहीम ने, इन लोगों ने जो लिखा है वो एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा है, और ये कहीं किसी हद तक सही भी है। पुराणों में और देखिए इस्लाम में बहुत अच्छी बात इसके बारे में कही गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि शक से बचो, क्योंकि शक झूठ का कारण है। हदीस में है ये कि आप शक करेंगे तो फिर वो झूठ पर ही आधारित होगा। इस्लाम में बिना सबूत के शक करना पाप है। इसको जनुल-जन में इस बात का उल्लेख है कि बिना सबूत के अगर आप शक करते हैं तो ये पाप है, गलत है, और इसे इस्लाम स्वीकार नहीं करता। अब सवाल ये है कि आत्मग्लानि क्या है। अगर उस समय आपने शक किया, शक के बिना पर आपने हिंसा कर दी, तो फिर आपको आत्मग्लानि क्यों हुई? कब आपने ये रियलाइज़ किया कि जो आपने किया वो गलत था? देखिए, उसकी परिभाषा ही जो आत्मग्लानि की है, डिक्शनरी की परिभाषा है कि किसी अनुचित कार्य को करने के बाद स्वयं पर होने वाला पश्चाताप, पछतावा या खेद, इसे आत्मग्लानि कहते हैं। आत्मग्लानि मन की एक भावना है जो अतीत में जाने अनजाने में किए गए पापों, गलतियों को बार बार याद करने से मन में उत्पन्न होती है, और आप अपने उस कार्य के लिए पछतावा आपको होने लगता है। आप मानसिक रूप से उसी में उलझ जाते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, और किया तो ये गलत किया। ये बार बार आपके दिमाग में आने से आप उलझते हैं। फिर जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो उसी आत्मग्लानि में आप आत्महत्या तक कर लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति को अचानक एहसास होता है कि उसने, यानी सईद को ये अचानक एहसास होगा कि उसने बेकसूर लोगों की हत्या की, तो उसकी नैतिक चेतना सक्रिय हो जाती है। होलिस्टिक रियलाइजेशन भी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है आत्मग्लानि के सिलसिले में। जैसे सईद करीब 3.5 साल जेल में रहा, तो जेल में अकेलेपन में व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है, क्योंकि न वहाँ अपनों से मिलने की कोई गुंजाइश है, न दूसरा कोई काम है। आप बैरक में अपने पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये सोच रहे होंगे कि मुझसे किसने किसने क्या क्या कहा था। उस अपने शक के आधार को ढूंढता है वो, और जब उसे पता लगता है कि उसके शक का कोई आधार नहीं रह गया, उसकी पत्नी और बच्चे बेकसूर थे,
तब उसे आत्मग्लानि होती है। ये तो होलिस्टिक रियलाइजेशन है, जो पूरे की पूरी समस्या को एक साथ लेके और उसे देखना। दूसरा, जब वो बाहर आया तो पारिवारिक और सामाजिक दबाव उसके ऊपर बढ़ता रहा। समाज के ताने, परिवार का खालीपन और अपने आप का अपराध बोझ उस पर इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना अधिक वो अपराध होता है, जिसे वो एक्सट्रीम गिल्ट कहते हैं। वो व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ ही धकेल देता है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कोई रास्ता नहीं सूझता और ये लगता है कि अब हमारे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, यानी वो अपने जीवन का अर्थ ही खो देता है। जो मतलब इसको अपराध बोध क्यों हुआ होगा कि जेल में शुरुआती समय में जब 3.5 साल अकेले रहना पड़ा, जेल से छुट्टी हुई तो वास्तविकता का सामना करना पड़ा। पत्नी बच्चे मृत हो गए, बार बार घर में घुसने पर इसका ये एहसास होता है और फिर वही आत्मग्लानि की तरफ ढकेलता है कि मैंने बेकसूर की हत्या की। मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा व्यक्ति टूट जाता है। सईद ने भी यही किया। कब्रिस्तान में अपराध बोध से उसने अपने आप को पेड़ से लटकाकर अपनी जान दे दी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि शक पर कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप साक्ष्य इकट्ठा करिए, विश्वास करिए। अगर कोई कह रहा है, अगर आपके साक्ष्य में ऐसी बात आती है कि नहीं ये बेकसूर हैं या जो मैं शक कर रहा हूँ वो गलत है, उस पर आप अपने आप पर विश्वास करिए। और नहीं बहुत दिक्कत हो रही तो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लीजिए। कानून का सहारा लीजिए कि साहब मैंने ये सुना है, ऐसा ऐसा है, मेरी पत्नी और बच्चों के चरित्र पर मुझे शक हो रहा है। पुलिस आएगी, लोगों से पूछताछ करेगी, जानकारी करेगी और उसे जब ये बात बेबुनियाद लगेगी शक, तो वो बता देगी कि तुम्हारा शक है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस पर किसी ने 2 लाइनें कही हैं जो इस घटना पर बहुत सटीक बैठती हैं कि एक ज़माना था जब जादू पर यकीन करते थे, अब ऐसा ज़माना आ गया कि हकीकत पर शक करते हैं। बात बिल्कुल सही है। हम आप भी पुराने ज़माने को याद करें। छोटी उम्र में जब बिल्कुल बच्चे थे और जादूगर जादू दिखाता था तो कहीं से भी ये दिमाग में नहीं आता था कि ये गलत है, ये सही लगता था। और हम जितना परिपक्व होते गए, जितना बड़े होते गए, हकीकत पर भी हम शक करने लगे हैं। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।